हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम द्विघातीय समीकरण का निगमन और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किसी द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है, जहां a ≠ 0। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि होती है, फर्स्ट स्टेप x² के गुणांक को x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देते हैं। x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देते हैं यदि उसका गुणांक एक है तो, यह स्टेप नहीं करते हैं। यानी यदि x² का गुणांक 1 के अलावा कुछ भी होगा, कोई भी संख्या होगी, तो हम उस संख्या से दोनों पक्षों में इसके भाग कर देंगे। यदि 1 होता है, यदि उसका गुणांक 1 होता है, तो इस स्टेप को हम नहीं करते हैं। यानी a का मान अगर जिस द्विघात समीकरण में 1 होगा उसमें हमें x के गुणांक से भाग नहीं देना होता, क्योंकि अगर 1 हो जाता है 1 से डिवाइड करेंगे यही वैल्यू आएगी। 1 से डिवाइड कीजिए, सब में किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करने पर वही मान आता है। इसीलिए यदि जब x² का गुणांक 1 होता है तो इस स्टेप को नहीं करते हैं। इसके अलावा कुछ भी हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या फिर कोई भी संख्या हो, तो उससे हम दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं। सेकेंड स्टेप में x के गुणांक को आधा करते हैं। x के गुणांक को आधा करके उसी के वर्ग, x के गुणांक को आधा करके उसी के x के गुणांक को आधा करके उसी के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। उसी के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। यानी सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, अब x² के गुणांक जो दिया होता है उसका डिवाइड करने के बाद अब x के गुणांक को देखते हैं। अब x का गुणांक जो कुछ भी हो उसका आधा करते हैं और उसी के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। यदि आप दोनों पक्षों में नहीं कर रहे हैं, एक ही पक्ष में करना चाहते हैं, तो एक बार जोड़ना पड़ेगा, एक बार घटाना पड़ेगा, ताकि उस समीकरण के मान में कोई बदलाव ना हो। आइए देखते हैं इन दोनों, बस इसी 2 स्टेप से दिए गए समीकरण का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आइए देखते हैं ax² + bx + c का पूर्ण वर्ग बना के दिया है ax² + bx + c = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम? स्टेप फर्स्ट इसमें a से दोनों पक्षों में हम डिवाइड करते हैं। अगर हम a से दोनों पक्षों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे x² का गुणांक a है, जो कि जरूरी नहीं कि 1 हो, कुछ भी हो सकता है, तो यहां से हमारा निकल के आएगा x² + b/a x + c/a
ए बराबर 0। देखिए ये डिवाइड करने के बाद मिला है। अब हम लिखे हुए हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देते हैं। यदि एक्स का गुणांक 1 ना हो तो देखिए अब डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। अब पहले से 1 होता तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक्स स्क्वायर एक्स, अब एक्स के गुणांक देखिए, एक्स के गुणांक को आधा करते हैं। एक्स का गुणांक क्या है? b बाई ए। एक्स का गुणांक क्या है? b बाई ए। अब इसका हम क्या करेंगे? आधा करेंगे। एक्स का गुणांक है b बाई ए, इसका हम आधा करेंगे। आधा करेंगे का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके बटा में भी 1 होता है और ये ऐसा होके क्या बन जाएगा? तो b बाई ए मल्टीप्लाई 1/2, अर्थात इसका आधा आ जाएगा b बाई 2a। आधा आ जाएगा b बाई 2a। और एक बात, किसी भी भिन्न में किसी संख्या से डिवाइड करना हो, यानी किसी भी भिन्न में किसी संख्या से भाग देना होता है तो इसका मतलब होता है उस संख्या से उसके हर में गुणा। किसी भी भिन्न में किसी संख्या से भाग देना होता है जो कि वो असंख्या भिन्न ना हो, तो किसी भी भिन्न में किसी संख्या से गुणा भाग देना होता है तो उसका हर में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। और गुणा करना होता है तो उसका अंश में गुणा कर लेते हैं, और जब भाग देना होता है तो उसका हर में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे b बाई ए में अगर 2 से भाग देना था तो देखिए आंसर आया इसका b बाई 2a, यानी आधा जो था x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा कितना आया है? b बाई 2a। अब इसी के वर्ग को देखिए, उसी के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, यानी इसी के वर्ग को अगले स्टेप में हम जोड़ते हैं। इसका वर्ग क्या होगा? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए, एक्स प्लस सी बाई ए। अब जोड़ देंगे हम b बाई 2a का वर्ग बराबर, यहां भी जोड़ देंगे b बाई 2a का वर्ग। ये पूर्ण वर्ग बन गया। समीकरण हमारा जो था यह पूरी तरह से पूर्ण वर्ग बन गया है। ये तो किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है? तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को दोनों पक्षों में भाग दिया जाता है, यदि वह 1 के बराबर ना हो तो। दूसरी मर्तबा क्या करेंगे? तो एक्स के गुणांक को आधा करके उसी के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, और ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि a से दोनों पक्षों में डिवाइड कर दिया। 0 में भी अगर a से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा। दोनों पक्षों में हमने डिवाइड कर दिया, तो a से a में भाग दिए, 1 आया, एक्स स्क्वायर हो गया। b डिवाइड नहीं होगा a से तो b बाई ए एक्स होगा, c भी डिवाइड नहीं होगा तो प्लस का c बाई ए रहा बराबर 0। अब उसके बाद हम x के गुणांक देखिए, यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक a था, यहां पे x का गुणांक b बाई ए है। हम जब कोई सवाल में हमसे पूछा जाता है कि दी गए समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो उसको चिन्ह के साथ रखा जाता है। तो यहां भी हम जब डिवाइड करेंगे तो चिन्ह के साथ डिवाइड करेंगे, और जोड़ेंगे तब भी चिन्ह के साथ जोड़ लेंगे। देखिए होगा क्या, अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव ए से डिवाइड होगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव रहेगा तो कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि केवल माइनस से गुणा करने पे और भाग करने पे चिन्ह बदलते हैं, और प्लस से गुणा या भाग करने पे चिन्ह नहीं बदलता है। अगर यहां पे भी निगेटिव होता है तो निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर कीजिए या पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर कीजिए, आना तो हमेशा धनात्मक ही है। तो यहां पे आप इस वर्ग में निगेटिव लगा भी लेते हैं तो इसका वर्ग पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, अब आगे हम द्विघात समीकरण का यानी द्विघाती सूत्र का निगमन करते हैं। इसी स्टेप के आगे क्या आता है, यानी सबसे दिए गए व्यापक रूप का हमने पूर्ण वर्ग बनाया, और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा x की जो मान निकालते हैं, x का जो मान निकालते हैं वही होता है द्विघाती सूत्र। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम उस सूत्र का निगमन करके दिखाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद हमारे पास इतना समीकरण बचता है। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? सॉल्व करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं सोचते हैं, जो स्टेप मैं कह रहा हूं उस स्टेप को फॉलो कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर किसी भी समीकरण को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस बच्चे को खंड करने में, गुणनखंड विधि अगर सवाल लगाने में, समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने में अगर दिक्कत आती है
तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पे ज्यादा प्रयास करें कि लगा ले। जब तक सवाल में ये नहीं कहता है कि आप गुणनखंड विधि से ही हल कीजिए, तो सबसे इजी और सबसे आसान होता है पूर्ण वर्ग विधि, क्योंकि इसमें कोई बाहर की चीज से नहीं करना होता। वहां पे गुणनखंड करने का मतलब कि दिमाग से पता करना पड़ता है कि किसका गुणा करें कि वही वैल्यू आए, किसको जोड़ें और घटाएं कि वो वैल्यू आए। यहाँ पे वो कुछ नहीं करना है, जो दिया होता है उसी को सॉल्व करना होता है। देखिए अब तक हमने इसमें जो कुछ भी किया एक्स स्क्वायर के गुणांक से ही डिवाइड किया, वहीं पे एक्स का जो गुणांक दिया था उसका आधा किया और उसी का वर्ग जोड़ दिया। अब आगे भी क्या करेंगे, देखिए एक्स का जो स्क्वायर होता है, जिन दो राशियों पे स्क्वायर होता है उन दोनों को लिख लेते हैं। b/2a हमने कुछ किया, एक्स को यहां रखा, b/2a को यहां रखा। अब इन दोनों के बीच में वही चिन्ह लगाएंगे जो एक्स गुणांक के सामने चिन्ह होता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर यहां निगेटिव होता तो निगेटिव लगाते और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको तोड़ेंगे ना तो इतना ये और ये तीनों राशियां मिलेगी, क्योंकि a + b के होल स्क्वायर पे। देखिए हम इसको तोड़ के दिखाते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो आएगा b/2a का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। अब देखिए 2 से 2 यहां पे कट जाएगा, आया कि नहीं, b/x प्लस का b/2a का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यानी इस पूरे की जगह पे हमने ये वैल्यू रखा है ये। अब इसमें बचा c/a को बराबर के उधर लेकर चले जाते हैं तो आएगा बराबर b का अब स्क्वायर कर देंगे तो b² अपान 4a² माइनस का c/a। ठीक, अब इसको वैसे ही लिखेंगे x + b/2a का होल स्क्वायर बराबर, यहां हो जाएगा एलसीएम इसका 4a²। 4a² एलसीएम होगा तो इससे एक बार में डिवाइड होगा, b² ऊपर, 4a² एक बार में डिवाइड होगा, एक का गुणा b² में करेंगे, b² में इससे भाग देंगे तो a से एक कट जाएगा, 4a बचेगा, 80 में गुणा हो जाएगा तो 4ac। अब इसका स्क्वायर को उधर भेजते हैं, x + b/2a, x + b/2a बराबर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो यह पूरा रूट में हो जाएगा b² - 4ac अपान 4a²। x + b/2a बराबर, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो यह करनी में रह जाएगा b² - 4ac अपान 2a, क्योंकि a² का वर्गमूल a और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इस प्लस b/2a को उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का b/2a, क्योंकि इधर प्लस था उधर जाके माइनस, और उधर पहले से है प्लस, रूट का b² - 4ac अपान 2a। ठीक है, और एक यहाँ पे क्या किया हम, जब इसको हम करनी से बाहर निकालते हैं तो जैसे कि सबको पता है ये प्लस और माइनस हो जाता है, तो यहाँ भी ये दोनों चिन्ह रहेंगे प्लस और माइनस। ठीक, क्योंकि प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं। अब इसका वर्ग करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। किसी भी वर्गमूल को प्लस और माइनस में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वह किसी संख्या का वर्ग से निकल के आया, और किसी संख्या का वर्ग कीजिए चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वह धनात्मक हो, अगर सेम मान है, संख्यात्मक मान उसका बराबर है तो उसका नेगेटिव मान का स्क्वायर भी वही आएगा जो उसके पॉजिटिव मान का स्क्वायर आता है। ठीक, तो x बराबर यहाँ पे एलसीएम हमारा होगा 2a, यह हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, और यही होता है हमारा द्विघाती सूत्र, जिसे श्रीधाचार्य का सूत्र भी कहते हैं। ठीक, ये b क्या है तो x का गुणांक है, a क्या है x² का गुणांक है, c क्या है अचर पद होता है, और a दिख ही रहा है इसमें क्या है, यानी यही होता है द्विघाती सूत्र। ठीक, अब मूल क्या होते हैं तो x के देखिए यहाँ पे 2 मान होते हैं, x के मान को ही मूल कहा जाता है, x के मान को ही रूट कहा जाता है, या x के मान कीजिए, या समीकरण का हल भी कहता है तो x का मान निकालना होता है। समीकरण का हल x का मान, रूट ज्ञात कीजिए x का मान, मूल ज्ञात कीजिए x का मान। ठीक, तो x का, जिसे मतलब द्विघात समीकरण क्या है,
एक मूल को अल्फा और दूसरे मूल को बीटा कहा जाता है। तो अगर हम पहले मूल की बात करें अल्फा की, तो अल्फा बराबर यहां पे क्या होगा, माइनस बी प्लस का चिन्ह लेंगे, रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और अगर बीटा लेते हैं निगेटिव चिन्ह, यहां पॉजिटिव चिन्ह, तो क्या होता है, माइनस बी माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटा में 2a। ठीक, यही हमारे दो मूल है। अब आता है मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल सी बाई ए। वो भी इसी फार्मूले से आता है। आप इन दोनों मूल को जोड़िए, जोड़ के दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मूलों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दो मूल हमारे पास अल्फा और बीटा है, इनका योगफल निकालते हैं। योगफल निकालेंगे तो क्या होगा, अल्फा का मान माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a प्लस माइनस बी माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर पूरे का एलसीएम 2a, तो यह हो जाएगा माइनस बी प्लस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस, और यह माइनस से माइनस बी माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यह वैल्यू और यह वैल्यू पूरा एक माइनस एक पॉजिटिव जोड़ेंगे तो जीरो, माइनस बी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 2b बटा में 2a। यहाँ पे 2 से 2 डिवाइड होगा तो आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। यही होता है मूलों का योगफल। ये होता है मूलों का योगफल। मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a गुणे माइनस बी माइनस का रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a अल्फा इंटू बीटा। देखिए यह a प्लस बी, a माइनस बी हो गया, यहाँ पे a की वैल्यू माइनस बी है तो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इन दोनों यानी करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस बी है और बी की वैल्यू रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक, अपान इसका गुणा हो जाएगा तो ये आएगा 4a स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac अपान 4a स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर बचेगा हमारे पास 4ac अपान 4a स्क्वायर। 4 से 4 कटा, a से a का स्क्वायर कटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया c बाई ए। ये हो गया मूलों का गुणनफल। ठीक, तो हमने मूलों का योगफल निकाल लिया, मूलों का गुणनफल निकाल लिया और पूर्ण वर्ग विधि से किसी समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं हमने ये देखा। यानी दिया गया समीकरण हो तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे हल होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनको पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल किया जाता है या उनका पूर्ण वर्ग बनाया कैसे जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं, दोनों को पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, सबसे पहली विधि एक्स स्क्वायर के गुणांक से डिवाइड करेंगे दोनों पक्षों को। यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक √2 है तो √2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद मान क्या आता है उसको लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 3 बराबर 0। जो डिवाइड नहीं होता उसको वैसे ही छोड़ेंगे, जैसा कि इस समीकरण में देख लीजिए। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस यह 7 बाई √2 ही रहेगा, एक्स प्लस √2 से √2
डिवाइड हो जाएगा तो 5 इक्वल टू 0। ठीक, सेकेंड स्टेप में x के गुणांक, x का गुणांक 1/2, x का गुणांक 7/√2, इसी का आधा करेंगे 1/2 का। देखिए इसमें अगर हम 1/2 का आधा करते हैं तो हर में 2 से गुणा, इसमें अगर हम √7/2 का गुणा करते हैं, 7/√2 का आधा करते हैं तो हर में 2 से गुणा, तो हमारे पास क्या आएगा 7/2√2, इसी का स्क्वायर जोड़ेंगे, इसका आधा करेंगे तो आएगा 1/4, इसी का स्क्वायर जोड़ेंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में x² प्लस x/2 माइनस 3 प्लस का 1/4 का स्क्वायर बराबर 0। इसमें क्या जोड़ेंगे, x² प्लस 7/√2 x प्लस 5 प्लस इसमें ऐड करेंगे 7/2√2, 7/2√2 का स्क्वायर बराबर, सॉरी यहां पे हमने दोनों पक्ष में नहीं जोड़ा, तो 1/4 का स्क्वायर यहां पे जोड़ेंगे। ठीक, और यहां इक्वल टू के बाद होगा 7/2√2 का स्क्वायर, ये हमने x के गुणांक का आधा क्या रखा है। ठीक, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, मैंने बताया था कि यहां पे जिस राशि का स्क्वायर होता है उसको रख लेते हैं, x और 1/4, इन दोनों के बीच वही चिन्ह लगता है जो x के राशि के सामने होता है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, इसका स्क्वायर हो गया। -3 को उधर भेज देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/16 -3। ठीक, और इस समीकरण में x², यहां से ये दूसरा समीकरण सॉल्व हो रहा है। ठीक है, x² प्लस 7/√2 का, देखिए हम बताए हैं कि जो राशि का स्क्वायर होता है उसे लिखते थे x और 7/2√2। ठीक, अब x के सामने, जिस राशि के सामने, x के गुणांक के सामने, x राशि के सामने जो चिन्ह होता है वही लिखते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, इसका स्क्वायर। ठीक, और बराबर इस 5 को उधर लेते जाएंगे, 7 का वर्ग 7 49 हो जाएगा, अपन इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग 2, 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, x प्लस 7/2√2, x प्लस 7/2√2, इसका स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये हो जाएगा 49/8 माइनस 5, इसको सॉल्व करेंगे उसका वर्गमूल निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। देखिए कैसे होता है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 - 16 48 बटे में 16, तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा माइनस का 47/16। देखिए जिसका मान यह निगेटिव में आता है इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, इसका अस्तित्व नहीं होता है, मान इसका निकल सकता है, निगेटिव में निकलेगा, वर्गमूल निकालेंगे तो यह प्लस माइनस रूट का -47 होता है, लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक, अब अस्तित्व जैसा कि आप जानते हैं कि जिसका d का मान, देख लीजिए d डिस्क्रिमिनेंट होता है, b विक्टर। ठीक, तो जिसका d का मान 0 से छोटा होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं। जिसका d की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है उसके मूल बराबर होते हैं, अस्तित्व में होता है। जिसके मान d का 1 से क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, वो अस्तित्व में होता है। ये और ये इन दोनों के मान होते हैं, इसका कोई मान नहीं होता। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 7/2√2 बराबर यह हो जाएगा 49 माइनस 40 बटे में 8, तो हो जाएगा ये x प्लस 7/2√2 और इधर स्क्वायर इधर जाएगा इसका, तो वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ पे 9/8 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक, तो मान यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मान आ जाएगा x प्लस, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 7/2√2
2 बराबर प्लस माइनस 3/2√2। ठीक है, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर x प्लस 7/2√2 इक्वल टू प्लस का 3/2√2, तो x बराबर होगा 3/2√2 माइनस 7/2√2। तो x बराबर एलसीएम हो जाएगा 2√2 और 7 में से 3 गया तो माइनस का 4, 2 दूनी 4। x बराबर माइनस 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, यानी x बराबर आ गया माइनस का √2। अब माइनस चिन्ह लेने पर x प्लस 7/2√2 इक्वल टू माइनस का 3/2√2, यह उधर गया तो निगेटिव हो गया, तो x बराबर 3/2√2 निगेटिव का, और निगेटिव का ये हो जाएगा, निगेटिव का रहेगा ये इक्वल टू, ठीक, और यह हो जाएगा माइनस का 7/2√2। एलसीएम हो जाएगा दोनों का 2√2 और यह निगेटिव 3 और यह निगेटिव का 7, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा माइनस का 10, 2 5 10, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5/2√2। परिमेयकरण कर देंगे क्योंकि हर को करनी में नहीं रखा जाता है, तो 2 मतलब √2 से ऊपर नीचे गुणा होगा, तो यह हो जाएगा x बराबर माइनस का 5√2/2, ये आंसर होगा x के दोनों। तो इस प्रकार से हम किसी समीकरण को सॉल्व करते हैं पूर्ण वर्ग विधि बनाकर 2 एग्जाम्पल के साथ। अगली वीडियो में द्विघात समीकरण के 2 और नियम होते हैं सॉल्व करने के, गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व किया जाता है, उस नियम को लेकर आएंगे। और हाई स्कूल का एक चैप्टर त्रिभुज है, त्रिभुज का चैप्टर अगली वीडियो में लेकर शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चों का बोर्ड का एग्जाम लगभग तय हो चुका है, टाइम टेबल तक आ चुका है उसका, तो हर चैप्टर के सूत्रों का कैसे यूज है हर वीडियो में मिल जाएगा, यानी चैप्टर वाइज वीडियोज मिलेंगी, जिसमें जिस चैप्टर में बच्चों को दिक्कत होती है, आप डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है लिंक, वहां से जाके आप किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं, वहां पे सारे वीडियोज की लिंक मिलेगी आपको। और आप वीडियो में कमेंट कीजिए आपको जिस टॉपिक पे चाहिए कि हमें इस मतलब किसी को त्रिभुज, त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी के सवाल हो, जिस सवाल पे प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कीजिए, आपको उस सवाल का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिस बच्चे को जिस टॉपिक पे दिक्कत होती है वो अपने टॉपिक को कमेंट करे, उसको उस टॉपिक का बिल्कुल आसान और सरल तरीके से सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।